प्रेम कुमार के जितने सीन हैं करीब 5 दिन में मैंने 50-50 बार तो पढ़ ही दिए होंगे, रट्टा मार दिया होगा। वेरी गुड। उसके बाद जैसे खत्म हुआ फिर इन्होंने लगाया वर्कशॉप, क्योंकि उसमें नवीन कुमार चेंज हो गया था और मिश्रा भी चेंज हुआ था, तो उनके लिए वर्कशॉप करना था। तो मुझे बोला अब तैयार हो तुम? हम बोला हाँ सर मैं आ रहा हूँ, इस बार देख लीजिए, इसके बाद फाइनल डिसीजन लीजिएगा क्या करना है। उसके बाद मैंने सारे नेताओं को निकाला, जिसमें मुझे अनंत सिंह काफी पसंद आए, बिहार के एक बाहुबली नेता हैं। तो मैंने उनका गेटअप थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, उनकी थोड़ा सा स्टाइल सुना। उसके बाद मैं गया विद्यार्थी, वहां से नेताओं के कुर्ते वुर्ते लिए, हार वार, पूरा लॉकेट अंगूठी घड़ी वड़ी चश्मा उश्मा सब उसका निकाला और सब पहन के वर्कशॉप में घुस गया। ओके, अब पहले ही खाली मूछ नहीं था, क्लीन शेप था, लेकिन चश्मा उश्मा पहन के एकदम बिल्कुल अनंत सिंह बन के घुस गया। हम लोग चलिए सर अब करते हैं, और फिर हमने रीडिंग करना शुरू किया। तो वो वाला जो सीन जो ऑफिस में जाके उसको हड़काता है सर, जरा प्लीज उसका भी थोड़ा, नहीं वो सीन या कपड़ दर्शन या नहीं हो सकता सर उसके बिना सुना दीजिए सर, मतलब जो एक सिंपल वो बाकी। तो उन्होंने मतलब अब रीडिंग चलना शुरू हुआ। उस दिन हुमा के साथ भी जो सीन था, लगभग सीन चुकी काफी लाइनें, वही कहते हैं लाइन जब दिमाग में एक्टर के रहता है, सीन जब आप पी चुके होते हैं तो आप से अंदर से चीजें भाव अपने आप निकलती हैं। लेकिन अगर सीन आपने नहीं पिया हुआ है, लाइनें चबाई भी नहीं है, तो ये मुंह भी बड़ा रुक रुक के बोलेगा। तो मैंने इतना काम कर दिया था उन 5 दिनों में, मतलब रात दिन एक कर दिया था। तो उसको जा करके मैंने क्या था, तो वो बोलता है कि मैं अभी अब मैडम को फोन लगाता हूँ। तो बोलता है मैडम को फोन लगाने का कोई फायदा नहीं है, मैडम है नहीं, वो फूलपुर के विजिट पर गई है। शेड्यूल चेक किया हमने, एंटर करता है रेस में एकदम, कौन क्या चेक किया अरे, चेक करना आपका काम है, बड़का सीआईडी है आप लोग। काहे अपना पैजामा से लात बाहर डालता है, यहाँ का अनाज कड़वा लगने लगा है। तो सीधी सादी सीएम है तो गलत फायदा उठाएगा उनका। अपने बीबी को बोल पैकिंग शुरू करे, 10 दिन के भीतर भीतर खुद ही के इंडिपेटेशन पे निकल जाओ, नहीं तो झांकी निकाल के रख देंगे। जो ईमानदारी का भूत चढ़ा है ना तुम्हारे दिमाग पर, सारा भूत झाड़ देंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। दैट्स काइंड ऑफ दैट। तो उसको जब मैंने किया तो उन्होंने सुभाष जी ने कपले में, आशिक प्रेम कुमार इतना भी हरामी नहीं है। तो हम बोला सर ये तो सर ये वर्कशॉप है, थोड़ा ज्यादा करके दिखा दिया, वो तो अपने आप कम हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो उन्होंने बोला आज मुझे और एक और फायदा देखिए यहाँ पर म्यूजिक कैसे काम करता है। विनीत कुमार जो उसमें गौरी शंकर पांडे कर रहे थे, वो इप्टा में हमारे सीनियर थे और एनएसडी पे हमारे सीनियर थे, और वो मेरे ये जो आंसू रचना, ये जो मैं प्री मिक्स रीमिक्स वगैरह सब गाता हूँ और लंदन में जो गाता था वो सब वो जानते थे। तो उन्होंने ही उस वर्कशॉप में बोल दिया कि अरे सुभाष जानते हो आशिक तो बहुत अच्छा गाता है, लंदन में डीजे करता था, ये करता था, अच्छा ये विधा तो तुम्हारे पता नहीं, तो आप देखो प्रेम कुमार तो कहीं कहीं गा भी सकता है। तो बोला हाँ सर 2-4 जगह के लिए हमने गाना तो तैयार करके रखा है, अच्छा तो सुनाओ। तो हमने उनको उसी समय ये सब गाने सुनाने शुरू किए। उन्होंने बोला यार ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तुम गाओगे। तो वो जो फर्स्ट एपिसोड में शंकर महतो को 50 लाख देने जाता है, जहां कार से उतरता है, जहां पर नक्सली मूवमेंट होता है, तो वहां पर उतर के वो इंतजार कर रहा है, तो वहां पर हमने एक गुनगुना दिया था, अरे अब ना करावा इंतजार मोर राजा जी, जल्दी जल्दी कम कम मिलने को दिल बेकरार मोर राजा जी, जल्दी जल्दी कम कम, इतने में वो आ जाता। तो सर ये आपका अपना बनाया हुआ है ये जो गाना? सब सारा, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी मिक्स करके। जैसे कि जब हम लोग जम्मू में शूट कर रहे थे तो सुभाष जी ने मुझे एक दिन रोक लिया था कि नहीं कल का जेल का सीन भी तुम वहां भी जेल में हम तुमको दिखाएंगे, तुम रुकना, क्योंकि तुम भी जेल में बंद तो हुए हो ना, तो जेल में तुमको दिखाया जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो प्रेम कुमार एक ऐसा आदमी है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो जेल में रहे या कहीं रहे, तो यहाँ भी वो अपना दुनिया में ही रहता है। तो तुम कैदियों के साथ बीच में कुछ गा बजा रहे हो, वही वाला गाना गा दो जो खयाती वाला था। सर वो तो वहां गा चुके हैं, अब यहाँ कुछ दूसरा गा देते हैं, तो इतनी जल्दी लिखोगे कैसे? हमला लिख देते हैं। अच्छा, तो हमला 10 मिनट दीजिए एक कॉफी के साथ, तुरंत मेरे लिए कॉफी बन के आया। वहीं पर मैंने कागज कलम लेकर के सोचना शुरू किया। उतने में मुझे हुमा कुरैशी गार्डन में टहलती दिख रही थी, तो उसको मैंने देखा, उसी पर फिर मैंने
गाना लिख दिया उसी को देख करके, ओके। और उसमें जल्दी से अंग्रेजी वगैरह मिक्स कर दिए। बाद में हुमा काफी हंसी, हम लोग मतलब टहलते जैसे दिखे उसी पर हमने एक गाना बना दिया। और हालांकि वो गाना नहीं है, अच्छा है नहीं है, क्योंकि सीन के साथ जा नहीं रहा था। एंड में जिस तरह से प्ले जहां पहुंच जाता है वेब सीरीज, वहां पर वो गाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन शूटिंग के टाइम में काफी अच्छा लग रहा था, जब हम लोग आइडियाज डिस्कस करके शूट कर रहे थे कि प्रेम कुमार इधर कैदियों के साथ और हवलदारों के साथ डांस करता हुआ गाना गा रहा है, और बीच के कैमरा में हम देख रहे हैं कि उधर से भीमा आ रहा है और इधर से रानी भारती कार से उतर के जेल के अंदर आ रही। हम्म। तो आलाप से शुरू करना, ताकि जैसे कैंपस में कार एंटर करेगा उसी पर तुम्हारा आलाप चलेगा, और जैसे वो उतरेगी तो तुम्हारे गाते हुए बैकग्राउंड से, ऐसा कुछ उन्होंने डिजाइन समझा दिया। तो हमने बोला 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट उमा को ऑब्जर्व किया, वो टहल रही थी गार्डन में अपना। शूटिंग में जब ब्रेक होता है तो लोग टहल रहे होते हैं ना, जी। तो हाँ, तो गाना था ओ हो, कार आ रहा है, ओ हो, ओ हो, वो उतर के चलना शुरू करती है। कम बेबी कम, यू आर आइटम बम, कम बेबी कम, गजगामनी गजगामनी, ओ बेबी गजगामनी, गजगामनी गजगामनी, है ब्यूटीफुल गजगामनी। लेफ्ट राइट कमरिया हिले ला तुमरा रानी, अरे लेफ्ट राइट कमरिया हिले ला तुमरा रानी, तुझे देख के धड़के दिल मेरा धक 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 धक, तुझे देख के धड़के दिल मेरा, कहीं मर ना जाऊं जानी। गजगामनी गजगामनी, ओ बेबी गजगामनी, गजगामनी गजगामनी, है ब्यूटी बेबी कम, यू आर आइटम बम। ऐसा करके एक गाना उसमें बना। तो महारानी एक एक्टर के रूप में जो भारत के पटा, अब तक मैं चूंकि यहाँ पर बॉम्बे में तो हूँ 17-18 साल से, लेकिन मैं ज्यादातर अपना जो सर्वाइविंग है वो वर्कशॉप करके, टीचिंग करके और मॉडल्स को पढ़ा करके, इस तरह से करते हुए छोटे छोटे एड कमर्शियल या कोई 2 डे 3 डेज वर्क वगैरह करना शुरू किया था। एक समय के बाद मैंने फैसला लिया कि अब मैं फैसला दूसरे ढंग से लेता हूं। मैं ये नहीं बोलता कि अब मैं टीवी में 2-3 दिन वाले कैरेक्टर नहीं करूंगा। ऐसा अगर आप बोलते हैं तो आपके अवचेतन मन में ये जाता है मैसेज अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट बुक कि करूंगा। जैसे आप बोलेंगे कल से मैं ये काम नहीं करूंगा, मतलब वो काम करूंगा। कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मतलब पीऊंगा, ये मैसेज जाएगा। तो मैं दूसरे ढंग से मैंने इसको ऐसा सेंटेंस बनाया और हर दिन रटना शुरू किया कि अब मैं टेलीविजन में 2 दिन 3 दिन वाले काम से पूरी तरह आजाद हो रहा। मेरा रब में मुझे सकारात्मक रास्ते दिखा रहा है। मेरे पास अब बड़े बड़े काम आ रहे हैं और मैं उन्हीं कामों में ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं। टीवी के 2-3 दिन वाले जो केमियो कैरेक्टर हैं उससे मैं पूरी तरह आजाद हो रहा हूं। ये मैंने बकना शुरू किया। आज तक अब टीवी का फोन भी नहीं आता है मेरे पास। वो जाने के ना किसी को बोलना ही नहीं पड़ा, क्योंकि फोन ही नहीं आता, तो आप किसी को ना कैसे बोलोगे कि मैं ये नहीं करूंगा। आपके पास महारानी आ गई सर। हाँ, उसके बाद वाह। तो फिर मैंने जहां 2017 से मैंने जब सीक्रेट के अलावा जब मैंने लुइस हे को पढ़ना शुरू किया, बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। उसमें जब मैंने देखा कि आप जो बोलते हैं तो वही आपका जीवन होता चला जाता है, और आपको टेलीविजन यूट्यूब पर भी वो जो सिस्टर शिवानी वगैरह जो हैं या बीके बाबा ये सब जो आपको सुनाते हैं, तो आपके संकल्प में आपकी शक्ति है, आप क्या बोल रहे हैं। तो जब मैंने देखा चलो इसको भी अप्लाई कर देते हैं, तो हमने वो सब बोलना शुरू किया जो मुझे चाहिए। जाहिर सी बात है कि आपको क्या चाहिए पहले उसको राइट डाउन करना पड़ेगा, और राइट डाउन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट कि प्रेजेंट में वो चीजें हो रही हैं।
मैं इस समय बॉलीवुड के सारे बेहतरीन निर्देशकों के साथ काम कर रहा हूं। मैं इस समय जितने बड़े प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, Z5 हो, सब पर मैं काम कर रहा हूं। मैं इस समय हिंदुस्तान के सारे बेहतरीन निर्देशकों के साथ, निर्माताओं के साथ काम कर रहा हूं। मैं हमेशा वो काम कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं हर प्रोजेक्ट में बड़ा रोल, इन सब मैंने लिस्ट नोट डाउन मार दी और उन्हीं सबको अपना बकता रहता हूं। चीजें उसी हिसाब से फिर चलने शुरू होती हैं। और एक चीज मैंने देख लिया था, नोट किया था, ये टू द पॉइंट, कि व्हेन यू रियलाइज कि आप किसी सुप्रीम पावर के हाथ में हैं, आपके ऊपर किसी का हाथ है। अगर उसने सर दिया है तो ढांकने को देगा, तन दिया है तो कपड़ा देगा, दांत दिया है तो चबाने को देगा। तो जिसने हमको पैदा किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको छोड़ ही नहीं सकता, वो आपको देगा। व्हेन यू मतलब फील दैट, क्या कहते हैं उसको, ये विश्वास जब आपके अंदर बना रहता है। वरना आप देख लो, महारानी की शूटिंग के बाद अभी तक मैंने कोई शूटिंग नहीं की। हालांकि उसके बाद से एक लंबा लॉकडाउन वगैरह होने लगा और उसके बाद से अब काम शुरू हो रहा है। प्लस क्या हो गया कि महारानी के पहले इतने बड़े रोल में मुझे किसी ने देखा ही नहीं था, तो अब मेरे को लेकर के बड़े लेवल पे अब घुसना जाना, तो हर जगह एक ठहराव सा माहौल है। लेकिन मैं भी सुरक्षित हूं, मुझे पता है कि कुछ अच्छा होना है, और अच्छा होना है तो थोड़ा सा बेहतर ढंग से थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो मैंने अपने को ये समय फिर यूट्यूब पर डाल दिया। खाली मैं नहीं रखता अपने को बहुत कि हाँ बढ़िया। भाई। तो तो इस सर, तरह से काम चलता आ रहा है। वेरी गुड सर, बहुत ही अच्छी जर्नी है आपकी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सर, एक एक सवाल है मेरे मन में। रॉबर्ट कियोस्की ने बहुत प्यारी बात बोली थी, दैट डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग, डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। यानी कि इसको मैं हम्म। कनेक्ट चाहती हूँ, हर एक आर्टिस्ट की जिंदगी या एक्टर की जिंदगी सब एक वर्ड से जुड़ी रहती है, बहुत जुबान पे रहता है, वो होता है रिजेक्शन। तो अच्छा, एक कहीं मिनट, मैं जरा सा वाईफाई भी ऑन कर देता हूँ, क्योंकि वैसे डेटा तो वो अपना वो करता रहता है। सर, चलिए, हाँ बोलिए। रिजेक्शन वर्ड बहुत छोटा है सर, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है कहीं ना कहीं, जो उसको पॉजिटिवली नहीं ले पाते हैं। तो सर, इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ आपने अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी है, और दूसरी तरफ रिजेक्शन इज अ बिटर ट्रुथ ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो। सो हाउ एन एक्टर शुड टेक इट, सो दैट वो पॉजिटिव भी है और अपने मुकाम के लिए जो वो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए रुके भी नहीं, वो चलता भी रहे, लेकिन रिजेक्शन को भी कैसे फेस करे? तो ये मेरा सवाल है सर। देखिए, अगर मैं जहां तक समझता हूं, बहुत ज्यादा इस पर मैंने उस तरह से स्टडी नहीं की है, लेकिन अगर आप एम्बिशियस हैं, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन एक्टिंग और एनी आर्ट मीडियम, इन एनी फील्ड, कोई भी फील्ड है, और उसमें अगर एम्बिशन है आपका, तो हर जगह पर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा ही। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है जिस साल में उस साल आपका ना हो, या आपने प्रथम चरण पास कर लिया है, दूसरा कर लिया है, तीसरे इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्शन सिर्फ एक्टिंग में नहीं है, रिजेक्शन तो जीवन के हर उस फील्ड में है जहां पर आप कुछ पाना चाहते हैं। सिर्फ आपकी बपौती ओरिएंटेड अगर कोई बिजनेस है, मान लिया किसी का घर है इतना बड़ा, जहां पर उसके अपने खुद के मार्केट है, खुद का दुकान है, या अपना खुद का ही कॉर्पोरेट ऑफिस है, जहां पर उसको कुछ प्राप्त नहीं करना है, लेकिन जहां पर आपके एम्बिशन और आप अपनी मेहनत के बल पर कुछ पाना चाहते हैं, तो वो सीधे आपको नहीं मिलता, आपका रिजेक्शन होता ही होता है। रिजेक्शन इज द फ्यूल। मैंने उस दिन इंटरव्यू आपसे आपसे जब बात हो रही थी तो बोला था कि जी अब इसको हम एक्टिंग टर्म्स में ले लें, कि एज एन एक्टर अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपको और ज्यादा अटैकिंग रूप में आगे आने का मौका दे रहा है। रिजेक्शन से घबरा करके अगर आप बैठे रह जाएंगे, तो फिर हर जगह रिजेक्ट ही होंगे। रिजेक्शन अगर हो रहा है तो हमें और ज्यादा अपने ऊपर मेहनत करके अपने को प्रूफ करने की जरूरत है, अपने को और ज्यादा बताने की जरूरत है कि मैं क्या हूं। और एक जगह रिजेक्शन होगा, दो जगह होगा, तीसरे जगह होगा। अभिनय में, अभिनेता के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा चरित्र ऊपर वाला जरूर भेजता है जिसमें उसको मौका है अपने को दिखा देने का। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस समय के लिए अपने को कितना तैयार करके रखते हैं। अगर आप हमेशा अपने को तैयार करके रखते हैं तो वो मौका मिलेगा तो आप दिखा देंगे। और अगर आप तैयारी करके नहीं रखते हैं, आप रिजेक्शन से डर डर के अपने को छोड़ दे रहे हैं कि छोड़ो यार, जो भी करता हूं उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, क्या करूं, हर जगह से तो मेरा हट रहा है, और आपका फेस ऐसे हो रहा है,
तो आप नीचे की ओर जाएंगे। अगर आप उस रिजेक्शन को पॉजिटिव वे मिलेंगे कि अच्छा यहाँ रिजेक्ट होगा, चलो क्या क्या प्रॉब्लम हुआ हुआ, इसको अब अगली बार और अच्छे से तैयारी करके आएंगे, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो रिजेक्शन आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे से धक्का देने का काम करता है। अगर एक जगह से रिजेक्ट हुए तो कुछ कमी होगी या हमसे बेहतर कोई होगा। और अभिनय में रिजेक्शन के पीछे आप अनटैलेंटेड है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। फिल्मों में अभिनय लुक पर डिपेंड करता है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जो निर्देशक काम कर रहा है, प्रोड्यूसर काम कर रहा है, उनके कितने अपने खुद के सर्किल हैं, उस सर्किल का आप हिस्सा है कि नहीं है, उनको खुद को अपने सर्किल के एक्टर को एडजस्ट करना पड़ता है। रोल तो लिमिटेड ही होते हैं। तो अब वहां तक पहुंचने की लड़ाई है। रिजेक्शन कई कारणों से हो जाता है, मतलब हम अच्छा नहीं कर पाए सिर्फ इससे नहीं। मैं तो लगभग हर ऑडिशन बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन तब तो मेरा तो हर प्रोजेक्ट में हो जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ आपके अच्छे काम करने से ही आपका चुनाव अभिनय में होगा या किसी भी फील्ड में होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड अलग अलग चल रहा होता है। आपको सिर्फ कि चलो मेरी जगह जो भी कर रहा है उसकी ज्यादा जरूरत होगी और वो इस समय ज्यादा उस लेवल पे होगा, उसको शुभकामनाएं दीजिए और फिर से तैयारी में लग जाइए। युद्ध ये है कि भैया लड़ते रहना है, रिजेक्शन रहे चाहे फिजेक्शन रहे। अब इस फील्ड में आ गए हैं तो अब जब तक जीवन है तब तक अभिनय करना है, और अभिनय से ही अगर जीवन भी कमाना है तो और तेज गति से काम करना है। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, अभी आपने लाइक बीच में बोला डायरेक्टर के बारे में, तो मैं यहाँ पे करण शर्मा जी के बारे में पूछूंगी कि उनका क्या योगदान था आपके अंदर से प्रेम कुमार चौबे के कैरेक्टर को और उभारने में। कहीं ना कहीं आप एक आशिक हुसैन, आपका कैरेक्टर आपका रियलिटी है, लेकिन उस टाइम आप कैसे भूले और प्रेम कुमार का जन्म हुआ, वो उसमें करण जी का क्या योगदान था। बिकॉज ये सत्यजीत रे ने बहुत अच्छी बात बोली है, द डायरेक्टर इज द ओनली पर्सन हु नोज व्हाट फिल्म इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट करण जी, वो मेरे को तो आपने तो सत्यजीत रे के कोटेशन से ही बता दिया कि जो कैप्टन है, जो क्या है कि आप जब सेट पर पहुंचते हैं तो आप सिर्फ अपने एक चरित्र को लेकर के उस सीन को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जब आप अभिनय कर रहे होते हैं तो एक डायरेक्टर पूरे सीरीज में उस सीन को देख रहा होता है। स्क्रीन पर जो भी आपने मुझे परफॉर्म करते देखा है उसमें 80% करण शर्मा ही है, क्योंकि मैं जो करता था उसको वो ऐसा टर्न कर करके बता देते थे कि इसको बस ये सारा कुछ हो गया, ये हमने शूट कर लिया है, अब इसको थोड़ा तुम ऐसे कर दो। कहीं पर मैं ज्यादा माइल्ड था तो वो लाउड करवा देते थे, कहीं मैं लाउड होता था उसको माइल्ड करवा देते थे, कभी अंडरटोन करवा देते थे, कभी बिल्कुल सटल करवा देते थे। कार वाला सीन तो मैंने जो किया वो करण शर्मा के ही, मतलब उन्हीं के ही गाइडेंस में किया, वरना वो तो बिल्कुल डिफिकल्ट सीन था बहुत। उसके डायलॉग बहुत डिफिकल्ट थे और सुभाष जी वगैरह सबको को लग रहा था कि यार सबसे डिफिकल्ट डायलॉग वही है, और वो डायलॉग बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार की पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि उस डायलॉग से ही बताया जा सकता है और उसको अच्छा से करना है। और मैं उसको बड़ा तैयारी करूं, लेकिन वो उसमें काफी ये था, तो उसमें करण जी ने काफी मुझे सहयोग दिया। इवन जो आप डायलॉग जो है, मैं आपका जो जहां से जाती है वो रानी भारती की, मैं आपको कल बर्खास्त कर दूंगी, तो मैं बहुत लाउड कर दूंगी, मैडम आप जानती नहीं है कि मैं कौन हूं, हम आपके कुर्सी का एक ठो पाया है, पाया पार्टी का डिवाइड। तो उन्होंने वहां तक उन्होंने बोला इसको लाउड तो हमने ले लिया, थोड़ा अंडरटोन कर सकते हो क्या? हम कर सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने फिर उसको किया, मैडम आप जानती नहीं है कि हम कौन है, कौन हम आपके कुर्सी का एक ठो पाया, पूरा अंडरटोन किया, बहुत शार्प डिफरेंस। हाँ, कुर्सी पर ऐसे बोलता है, मैडम आप जानती नहीं हम कौन है, हम आपकी कुर्सी का एक ठो पाया है, पाया पार्टी का डिवाइडेशन हम किए, नवीनमा का 9 ठो विधायक हम फोड़ करके लाए, तब सरकार बना आपका, हमसे डिस्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यह सरकार ढह जाएगी आपकी, कह देंगे। तो ये जो अंडरटोन उन्होंने करवाया था, वरना हमने तो उसी तेवर में ले लिया था कि हमसे दिस दैट कीजिएगा, जो रियल लाइफ का तो टोन यही रहता, लेकिन फिल्म का टोन ये होता।
तो ये डायरेक्टर का कमाल है सर कि वो कैसे। करेक्ट। और चूंकि मैं जीवन में पहली बार खुद इतना बड़ा रोल कर रहा था, मैंने इसके पहले ज्यादा किया नहीं था, तो कहां पर कितना टोन गिरने से क्या इफेक्ट आता है ये सब भी मैं सीख रहा था। और मैं जब इसके पहले जब मैं वो कर रहा था हसीन दिलरुबा, तो जब मैं देख रहा था तापसी पन्नू को, तापसी पन्नू के बगल में भी मैं खड़ा रहता, तो वो जो बोलती थी आपको सुनाई नहीं देता था। अच्छा। हमने बोला आप बोलती है तो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन फिल्मों में तो आपके डायलॉग सुनाई देते हैं। तो बोले कि यहाँ जो माइक लगा हुआ है ना आशिक, ये बहुत पावरफुल है, तो हमें तो ऑडियंस को सुनाना है ना, तुमको सुनाने के लिए थोड़ी एक्टिंग करना है। कैमरा पे मेरा फेस कैसा दिखेगा, तो तुम यहाँ सुनाने के लिए क्यों कर रहे हो, तुम कैसे सुनोगे ऑडिटोरियम में, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। जी हाँ, ऐसा नहीं। तो वहां से वो सब हमने अप्लाई किया। फिर हमने दिलीप कुमार साहब वगैरह का परफॉर्मेंस याद किया, हमला वो बहुत ज्यादा ये सब इसीलिए अंडरटोन का मामला है, तो चलो सब गिरा करके करना शुरू करते हैं। तो जैसे नमस्कार, अब बोले नमस्कार, ये थिएटर, हम लोग थिएटर वाले हैं, हमें जब तक कान में हमें डायलॉग ना सुनाई दे, हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है जी। वो कहीं ना कहीं से हम लोगों के अंदर की जो इनसिक्योरिटी, हमें लगता है परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे यार, तो हम कुछ ज्यादा कर देते हैं। अब वही चीज हमने महारानी में सीखा है कि कुछ मत करो, लाइनें याद करके एकदम रियलिस्टिक अकॉर्डिंग टू द पिच जो सामने है उसको कितना, तब ड्रामा ज्यादा निकल के आएगा। और फिर उस चीज को रियलाइज किया, और फिर सेंट ऑफ अ वुमन में अल पचिनो हो या आपको मार्लन ब्रांडो हो या इन सब के परफॉर्मेंस को याद किया। आपको एक मतलब क्या कहें, हंसने वाली बात होगी, मैं बहुत बड़ा फैन हूं एंथोनी हॉपकिंस का, और साइलेंस ऑफ द लैम्ब के टाइम से लगभग उनकी फिल्में देखता हूं। तो मैं एक इमेज लिया था कि एक्चुअली मैंने सुभाष जी एक दिन ऐसे ही बोल भी रहा था किसी से, हमले सर प्रेम कुमार में आशिक नहीं आता, प्रेम कुमार नॉट अ डूइंग आशिक, प्रेम कुमार जो है वो एंथोनी हॉपकिंस कर रहा है ये कुर्ता उर्ता पहन करके। तो मैं हमेशा एक इमेज लेके जाता था, तो उसी तरह का नेजल वेजल साउंड वाउंड लगा करके एक पैटर्न को पकड़ करके मैं अपने डायलॉग को पॉलिश करता था कि आई एम मतलब एंथोनी हॉपकिंस इज अ डूइंग, अगर वो करता तो कैसे करता है इसको। तो जस्ट इमेजिन सम एक्सप्रेशन ऑफ साइलेंस ऑफ द लैम्ब और उसका स्टाइल और नेजल क्वालिटी वगैरह की, तो उसमें देखा होगा कि देखो बात जानते हैं, ये जो नेजल है यू से आई कांट से एंड दिस इज अ फैक्ट। तो ऐसा उन्होंने साइलेंस ऑफ द लैम्ब में बहुत ज्यादा नेजल रेजोनेटर का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ मैं बहुत ज्यादा नेजल नहीं कर सकता था, तो हमने उसमें हल्का सा एक फ्लेवर डाला था कि वो बात जानते हैं, ये जो बिहार है ना बहुत ही अजीब जंगल है परवेज, इसमें जिसको आप चूहा समझते हैं ना, एक दिन पता चलेगा आपकी है तो बिल्ली है, और जिसको आप बिल्ली समझते हैं वो लोमड़ी निकल जाएगी, लोमड़ी को किसी दिन आप पाइएगा अरे ये तो खरगोश, और खरगोश तो खरगोश साला है ये नहीं है, असल में वो तो भेड़िया है। अब इस पूरे डायलॉग को सुन करके आप साइलेंस ऑफ द लैम्ब देखिएगा तो लगेगा कि पूरा एंथोनी हॉपकिंस के पैटर्न को यहाँ पर समझने के, इंस्पायर होकर के रखने की कोशिश की गई। तो जब भी मैं कुछ करता हूं तो कुछ जिनको मैं थोड़ा सा इंस्पायर होता हूं, जिनके काम को अच्छा समझता हूं, जिनको जो मेरे अंदर जोश भरने का काम करते हैं, उसमें रॉबर्ट डिनेरो है या अल पचिनो है एंड एंथोनी हॉपकिंस है, नो डाउट यहाँ से अमिताभ बच्चन है, तो इन सब के कामों को मैं लगातार देखता रहता हूं। और हर दिन रात में वैसे 10-12 लोगों की लिस्ट है, कुछ अभी इस दुनिया में नहीं भी हैं तो उनको मैं बोलता हूँ कि अब तो आप फिलहाल नहीं है, जहां भी हैं अच्छे से रहिए, लेकिन जो आपके ये गुण है अगर आप मुझे वो दे पाए। हाँ, अगर आप नेपोलियन हिल के एक बुक पढ़ेंगे थिंक एंड ग्रो रिच, तो उसमें एक एक्सरसाइज बताता है कि राउंड टेबल एक्सरसाइज, उस राउंड टेबल एक्सरसाइज में आप उन सारे लोगों को बैठा दीजिए जिनको आप चाहते हैं कि इनकी तरह मैं होना चाहता हूँ। अगर आप राइटर हैं तो आप गुलजार को बैठा दीजिए, जावेद साहब को बैठा दीजिए, सलीम, जिन जो आपको अच्छे लगते हैं उनको बैठा करके, और उनसे आप उनके गुणों को, जो जिनके गुण हैं उनकी तारीफ करते हुए आप अपने लिए मांगते हो, और वो आपको दे रहे होते कि ठीक है मैं अपना ये गुण तुम्हें दे रहा हूं। तो मैं ऐसे ऐसे एक्टरों का अपने एक्सरसाइज में बैठाता रहता हूं,
और उनके गुण उनसे मांगता रहता हूँ कि मुझे आपकी तरह काश मैं संवाद बोल पाता, मैं काश आप मेरी आवाज आपकी तरह होती, तो ये गुण आप मुझे दे दीजिए, ये गुण दे दीजिए। तो ओमपुरी से, इरफान साहब से, इन सब से भी मैं मांगता रहता हूँ कि अब तो अब मुझे ही दे दियो, ताकि मैं उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ाता रहूं। तो वेरी बहुत गुड। सारी एक्सरसाइजेस हैं, तो लगातार आप कई चीजें पढ़ेंगे तो हर एक्सरसाइज मेडिटेशन के, या मतलब हम कहाँ से किस एक्सरसाइज का कैसे फायदा उठा सकते हैं, तो वो काम किया जा सकता है। आई थिंक कि हम लोग काफी देर बतिया लिए। सर बस थोड़ा सा तो आपका सफर ही इतना प्यारा है कि वो उससे कुछ ना कुछ बात निकल के आई जा रही है, इतना कुछ है। महारानी महारानी का जैसे 10 सीरीज है, उसी तरह 10 सीरीज बनाना पड़ेगा आपको। 10 सर एपिसोड ऑफ द स्टोरी ऑफ आशिक हुसैन। जैसे कहिए तो वो भी होगा सर बहुत जल्द। आपके तो पास सवाल आ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, सवाल सर, हाँ बिल्कुल, कमेंट भी लगातार आ रहे हैं, क्योंकि सर आप भी बोल रहे थे तो बीच पे फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि सर प्रोग्राम का नाम है एक मुलाकात उम्मीद के साथ। तो उम्मीद से भरा हुआ कोई प्यारा सा गाना या फिर कोई पोएट्री या कुछ भी सर, अगर आप सुनाना चाहें, सो दैट हम आगे बढ़ें। और बस से दो सवाल और हैं, तो प्लीज तो पहले सर। सवाल कर लीजिए, ताकि जब गाना सुनाओ तो फिर हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है सर। तो ज्यादा कुछ नहीं सर, लाइक आपका लाइफ में इंस्पिरेशन कौन रहा है? सबकी सफलता के पीछे कोई ना कोई जरूर होता है, तो आप किसको श्रेय देना चाहेंगे वो सर, और क्यों देना चाहेंगे? जो भी आज हैं आप। देखिए, अलग अलग कोई एक आदमी तो होता नहीं है आपके जीवन में। अब अगर मैं अपने सफर को देखूं तो पटना, पटना के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद बॉम्बे, तो हर जगह पर आपको, हर जगह पर आप एक आदमी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं पटना में था, तो जहां मैं काम करता था वहां पर जो हमारे बॉस थे, उनका काफी कॉपरेशन मुझे मिलता था, इसीलिए मुझे नौकरी से बंक मारने में भी काफी मदद मिलती थी थिएटर करने के लिए। और रंगमंच में तनवीर अख्तर का काफी सपोर्ट मिलता था। तो देखा जाए तो मंच पर चलना तो उन्होंने ही सिखाया है। तनवीर अख्तर के बारे में कहा जाता है कि वो गधों से भी एक्टिंग करवा सकते हैं, और जुनूनी आदमी है। तो पटना में ये दो लोग अगर मेरे जीवन, क्योंकि वो ऑफिस का बॉस अगर मुझे सपोर्ट ही नहीं करता तो मैं तो नौकरी ही करता रहता ना, मैं तो शो कर ही नहीं पाता, या कभी कभी शो करने बाहर जाना है तो छुट्टी वुट्टी, क्योंकि वो भी आते थे नाटक वाटक देखने, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगता था, तो वो मुझे काफी कोऑपरेट करते थे। तो एक आदमी वो, उसने सपोर्ट किया तो मैंने थिएटर किया। रंगमंच में तनवीर अख्तर का मैं फेवरेट बन गया, तो उन्होंने मुझे काफी अच्छा, जब आपने मतलब इस संगठन के बॉस के ही आप फेवरेट हैं तो आपके लिए संभावनाएं भी खुलती चली जाती हैं। और माँ बाप का तो सपोर्ट के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो तो अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वही दोनों है। उन दोनों की अगर आपकी दुआएं मिल रही हैं तभी आगे बढ़ते हैं। तो वहां के बारे में ये रखिए। फिर अगर आप दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में राम गोपाल बजाज और अनुराधा मैम का काफी मुझे सपोर्ट था। वैसे सभी टीचर का सपोर्ट, मैं जिस तरह की पर्सनालिटी रहा हूं मुझे सभी प्रेम करते थे, मतलब मैं सभी का चहीता रहा हूं। और बॉम्बे में देखा जाए तो बॉम्बे में एनएसडी के दोस्तों का बहुत सहयोग होता है, लेकिन बॉम्बे में मुझे हमेशा संभाला है मेरे स्टूडेंट जो विद्युत जामवाल ने। अच्छा सर। और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बेफिक्र भी रहता हूं, मतलब मुझे उस तरह की चिंता नहीं रहती। मुझे लगता है कि मैं तो सुरक्षित हूं बम्बई में। हालांकि मैं काम धंधा करता रहता हूं, लेकिन हर वक्त उसका जो एक सहयोग रहता है, उसका मतलब उसकी, वो कहीं भी रहेगा आपको उसका फोन उन कर करके, मतलब वो आपकी खबर लेता रहेगा। तो एक ऐसा फाउंडेशन हमारा हुआ है। और मैं ज्यादातर जिनको भी पढ़ाता हूं, इसीलिए मैं उस लेवल से पढ़ाता हूं कि हम एक दोस्त और एक फैमिली मेंबर की तरह पढ़ते हैं। मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि व्हाट डू यू पे मी, मेरा ये सेशन का इतना, मैं पैसे वैसे की बात नहीं करता। आपके पास आओगे मैं आपको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, मैं विद्यार्थियों में इन्वेस्ट कर देता हूँ। हम यार जिसको जो देना है अपना देता रहेगा, आओ हमसे पढ़ लो। तो हम अपना उस तरह से विद्युत के साथ उस तरह से हमने काम 2006 में शुरू किया था। अब जाकर के हमने बंद किया है 2020 के बाद, क्योंकि अब वो लगभग सब कुछ सीख चुका है और अब अच्छा काम कर रहा है, तो अब वो कर रहा है। तो अब हम लोग क्लास वगैरह नहीं करते हैं, वरना अभी लास्ट तक हम लोगों ने काफी काम किया है। तो नो डाउट मुंबई में जो मेरा सबसे बड़ा एसेट और जो मेरी शक्ति है, और वो है विद्युत जमाल। विद्युत जमाल ने मुझे काफी बंबई में संभाला। और एक है डॉक्टर वनमाली, हालांकि इस समय नहीं है। मैं, वो बहुत ही प्रोफेशनल वॉइस टीचर थे,
लंदन तक ने मेरी आवाज ठीक नहीं कर पाया, लंदन तक में नहीं हो पाया था मैं। और यहाँ पर आने के बाद असली, चूंकि वहां लंदन में भी जो मैंने सीखा तो आवाज का ग्रामर थिएट्रिकल ही रहा, टर्न इनटू सिनेमा वॉइस वो फिर डॉक्टर बनमाली ने जो मुझे सिखाया। तो आपके जीवन में चरण राजकुमार संतोषी का साथ रहा, अलग अलग लोग, ऊपर वाला जो है अलग अलग रूप में आपके सामने रहता है। हमेशा एक आदमी आपके जीवन में रहेगा जो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार रहेगा, और वही एक आदमी की जरूरत होती है आपको जीवन में। वाह सर, बहुत तो ईश्वर जो है आपके साथ हमेशा एक आदमी के रूप में रहेगा। उस आदमी को पहचानने की आपको जरूरत है कि ये ईश्वर है या ये शैतान है, कौन है ये। वो पहचान आपकी बुद्धि करेगी, आपका अनुभव करेगा कि जीवन में आप लोगों को कैसे ले रहे हैं। हम लोग जिस फील्ड में हैं, हर आदमी हमारे लिए एक एसेट की तरह है। हर आदमी हमारे काम का है, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग, हमारे सहयोगी कलाकार, क्योंकि यही सब का जो फाउंडेशन है वो आपको एक नई शक्ति प्रदान कर रहा है। उसमें भी कोई एक आदमी होगा जो हमेशा आपके लिए बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में आपके साथ खड़ा रहेगा। एक ऐसा आदमी होगा जिसको आप फोन कर सकते हैं। उस आदमी को हमेशा अच्छे से अपने जीवन में रखिए, वो मिस नहीं होना चाहिए। बहुत खूब सर, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया आपने। तो सर अब क्योंकि आपका हमें एक गाना सुनना है, तो उससे पहले एक आखिरी सवाल है सर मेरा, हम सब व्यूअर्स के लिए, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सर, मेरे लिए भी मैं चाहूंगी कि सर आप कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे को जरूर बोलें, प्रेरणादायक कुछ भी शब्द, आपकी कोई राय, आपका कोई सजेशन, कोई ऐसी एडवाइस जिसको लेकर हम अपने लाइफ में कैरी करें और अपने सपनों को पूरा करें हम सर, तो वो क्या है सर? एक्चुअली क्या है ना, मैं तो एक्टर आदमी हूँ। आप जिस तरह से सवाल कर रही हैं सब मोटिवेशनल स्पीकरों का काम है। मेरे ख्याल से आशीष विद्यार्थी भाई बहुत अच्छे से बताते हैं आपको, क्योंकि हमने इस तरह से चीजों को कभी सीखा नहीं है। और अभी मैं खुद एक जर्नी में हूँ, एक यात्रा कर रहा हूँ और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। तो बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना और उनको बताने के लिए अभी वो मकाम हासिल नहीं किया मैंने, जहां मैं लोगों को अभी बता सकूं कि तुम ये करो। सर अपने हाँ, एक अनुभव, बड़े भाई के नाते कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मतलब मैं अभी उस स्थिति में अपने को अभी नहीं पाता। अभी एक लंबी यात्रा मुझे तय करनी है, ईश्वर करे कि वहां तक पहुंचूं। तो जहां पर अभी नसीर भाई हैं या अमिताभ बच्चन हैं या और भी जो बड़े लोग हैं, वो अगर ये सब बात बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा विजडम के बारे में कि आपको ये करना चाहिए। तो जहां तक, हाँ फिर भी तो मैं यही कहता हूं कि फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू वांट। आपकी चाहत अगर क्लियर नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट यू वांट व्हाट यू वांट। आपकी चाहत क्या है, और जो चाहत है उसको हाथों से लिखना शुरू कर दीजिए कि क्या चाहत है मेरी, मुझे ये चाहिए। एंड क्वेश्चन है कि ये जो चाहिए इसको मैं कैसे प्राप्त करूंगा, हाउ, अब कैसे प्राप्त करूंगा, कि आपके दिमाग में विचार आने लगेंगे। और फिर जस्ट फील दैट कि मैं प्राप्त कर रहा हूं। और आप उस तरह से जितना राइटिंग में जाओगे, अपने थॉट को जितना राइट अप करोगे, हर दिन चेंज हो रहा है तो हर दिन चेंज करते जाओ। लेकिन एक चाहत लिखने के बाद उस चाहत के अकॉर्डिंग राइटिंग करना जरूरी है, ताकि दिमाग को क्लियर पिक्चर जाए कि आशिक हुसैन चाहता क्या है। और जो चाहते हैं उसके बारे में डेली सोचिए। आज हम चाहते तो हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, फिर हम कल दूसरे दिन दूसरा चीज चाहने लगते हैं, तीसरे दिन तीसरे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दिमाग भूल जाता है। अगर आपको फिल्म फेयर अवार्ड चाहिए तो फिल्म फेयर अवार्ड चाहिए, एवरी डे यू हैव टू रिमेंबर, देन माइंड विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटी, द फिल्म, द रोल जिसके थ्रू फिल्म फेयर अवार्ड आएगा। तो हमें जो चाहिए, हमें उसको डेली रटते रहना है। जैसे 2023 में मुझे करोड़पति बनना है, मेरा नेटवर्थ 1 करोड़ होना चाहिए, मैं डेली रटता रहता हूं 2023 तक मेरा नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ रुपए का होने जा रहा है। इसको चिल्ला चिल्ला के मैं ब्रह्मांड में घोषणा कर रहा हूं। वेरी गुड। और मुझे पूरा विश्वास है 2023 में 1 करोड़ का नेटवर्थ तैयार कर दिया जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अब एक दिन तो बोल दिया, सोच लिया, दूसरे दिन से बोल ही नहीं रहे। दिमाग को हर दिन चाहिए, जितनी बार मौका मिले अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को बताते रहिए। तो
विजडम ऑफ द वर्ड कि जो आप चाहते हैं उसको अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने दिल को बार बार बताते रहिए। एकांत में बैठ करके खुद से बात करते हुए अपने लक्ष्य को बताते रहिए। आपके अंदर भी एक आशिक हुसैन है, मेरे अंदर जो आशिक है मैं उससे बातचीत करता रहता हूँ कि हमें ये चाहिए था लेकिन अभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, उसके लिए क्या करना है। क्योंकि यही अंदर जो आशिक हुसैन है यही आपको सलाह देगा, करना तो इसी को है, आपको थोड़ी कुछ करना है। जी जो करना है, जो अंदर में आशिक हुसैन है उसको करना है, तो उसके साथ डिस्कशन, उसके साथ मीटिंग। और यही तो मतलब आप हम अपने अलावा दूसरों से जा जा के राय लेते रहते हैं, हर जगह पर यार मुझे क्या करना चाहिए, अरे वो क्या बताएगा यार। जो अंदर आदमी है उसी से हमें राय लेना है, उसी से पूछो, उसी से अपना प्रोग्रेस डिस्कस करो, उसी से अपने सपने डिस्कस करो और उससे पूछो क्या किया जा सकता है। खुद ही अपने आप हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड हैज अ वेरी गुड मतलब हेवी पावर, वो क्रिएट कर देगा लेकिन उसको पता ही नहीं है ना। तो हमें विजडम इज कि आपकी जो चाहत है डिस्कस विद योर सेल्फ एटलीस्ट 10 मिनट्स एवरी डे भी आप अपने चाहत को अपने से डिस्कस करते हैं एकांत में बैठ के, दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। गौतम बुद्ध क्या करता होगा 14 साल तक बोधि ट्री के नीचे बैठ करके, वो अपने सवालों के साथ खुद ही से डिस्कशन कर रहा होगा ना। मेडिटेशन का फंडा ही अभी तक क्लियर नहीं है। लोग मतलब बैठ करके खाली सांस लेना सांस छोड़ना थोड़ी है, एक विचार को अंदर मगिंग कर रहे हैं तो आप ही उसके बारे में सोच रहे हैं और उसी के दाएं विस्तार में जा रहे हैं। एंड फोकस ऑन वन थॉट, एक थॉट को लेकर के हम बैठते हैं और उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो यही मगन बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट थिंक अबाउट वन व्हाट यू वांट एंड डिस्कस विद योर सेल्फ अबाउट द वांट। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी बात बोली है। और मैं जरूर ये चाहती हूँ सर, जो भी हम लोग को सुन रहा है ना, इस आपकी एडवाइस से उन सबका खूब खूब सर फायदा हो और वो आगे बढ़े लाइफ में, मुकाम मंजिल को हासिल करें सर। तो सर एक गाना जो उम्मीद से भरा है, ताकि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है सर, हम लोग उनसे वैसे ही ऑलरेडी भर चुके हैं, लेकिन सर एक गाना सुनने की इच्छा है, तो प्लीज। यस सर। हे भाई रे गंगा और जमुना की गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा, अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा। कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना, मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल कूके तेरे गीत गाए तेरे गीत गाए। इस लाइन में बहुत बड़ा मैसेज है कि आपके लिए सब कुछ है तैयार, बस आप निकलिए कुछ करने को, कुछ छोड़ने को अपनी छाप। ओ तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल कूके तेरे गीत गाए तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना, मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए। भाई रे नीला
बार मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। हो मन की बंसी से तू भी कोई धुन बजा ले रे भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। थैंक यू। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी कि सर। इस तरह की मेरी सारी हरकतें जो हैं वो YouTube पर सिंपल वॉइस में उपलब्ध हैं, तो मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि वो प्लीज YouTube पर जाइए और सिंपल वॉइस इज द नेम ऑफ माय चैनल, उस पर जो वीडियोस हैं उसको देखिए, और उससे अगर आपको कुछ लाभ हो सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और ज्यादातर पोइट्रीज हैं, स्टोरीज हैं, एंड कहानी है, और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बनाने की योजना है। तो प्लीज गो एंड विजिट सिंपल वॉइस ऑन यूट्यूब एंड ज्वाइन इट। थैंक यू सर थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी सर, मैं क्या बोलूं सर, आज की जो हमारी ये मीटिंग है एक यादगार बनके हमेशा हमारे साथ रहेगी। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ सर, दैट आप हमारे एनवायरनमेंट में आए, और आपने सबसे बड़ी बात सर आपकी हम्बलनेस, आपने ये थैंक यू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की कि हाँ ठीक है, दैट आप भी अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचा के मोटिवेट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। सो हैट्स ऑफ करेक्ट सर, थैंक यू सो वेरी मच। हम सब थैंक बहुत यू हैं।